यही होगा, मेजॉरिटी मिलेगा कि दिवाशयन का हेतु मिलेगा। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, बहुत सुकुमार लोग हैं। चरक सूत्र 28 में दे रखा है, चिकित्सा में भी दे रखा है कि वातरक्त के मरीज का क्या होता है। और नॉर्मली आप देखेंगे कि वातरक्त के जितने मरीज मिलते हैं तो अधिकतर वो सारे सुकुमार लोग होते हैं। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेने की आदत होती है, रात्रि जागरण होता है, और जब रात्रि जागरण होगा तो ऑब्वियस सी बात है दिवाशयन होगा। और रात्रि जागरण और दिवाशयन दोनों होने के बाद में आपके पास में क्या सिचुएशन बन जाएगी कि, एक सेकंड, किसी को ज्वाइन करना था शायद। तो जब इस तरह की सिचुएशन होगी कि मतलब रात्रि जागरण होगा और दिवाशयन होगा, तो रात्रि जागरण से आपको सिंपल सा 1 मिनट, चलो, तो मैं आपको वही बता रही थी। हाँ, रात्रि जागरण होगा तो रात्रि जागरण जिन लोग का भी होता है अधिकतर 12-1 बजे 2 बजे अगर जो लोग सोएंगे तो चाहे सुबह सूर्योदय के बाद सोकर उठते हैं, चाहे दोबारा क्या होता है कि जैसे मान लो मदर वगैरह हैं आजकल की डेट में, उनकी बात करिए तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि दिनचर्या तो बहुत गंदी हो चुकी है, रात में 12-1 बजे सोएंगे और फिर भाई बच्चे का सुबह स्कूल है 6 बजे जाना है, तो खास करके बच्चा छोटा है और बच्चे का दूर स्कूल है, तो उस केस में अधिकतर होता है कि जैसे 6 बजे आते हैं। मैं इसलिए बता रही हूँ जैसे चंडीगढ़ वगैरह की कल्चर इस तरीके से है, तो उसमें क्या है कि फिर भाई आप उठ तो गए सुबह, और सुबह उठने के बाद में आपको फिर दिन में सोओगे। या कुछ लोग ऐसे हैं कि जो रात में 1-2 बजे सोएंगे और सुबह 10 बजे सोकर उठेंगे। या मैं ऐसे भी कुछ लोग को जानती हूँ जो रात में 4 बजे सोते हैं, मतलब वो सुबह 4 बजे सोते हैं सॉरी, और सुबह के 2-2 बजे तक 3-3 बजे तक उठते हैं। तो ऐसे सारे लोग, और साथ में अधिकतर होगा कि ऐसे सारे लोग देखो कोई फिजिकल लेबर तो हो रहेंगे, वो बहुत ज़्यादा फिजिकल लेबर करनी होती, तो पक्का सी बात है इतना लेट मॉर्निंग नहीं उठते। ठीक है, तो रात्रि जागरण होगा, रात्रि जागरण की वजह से वात पित्त का प्रकोप होगा, दिवाशयन की वजह से कफ का प्रकोप होगा। तो जो आफ्टरनून में लोगों सोते हैं, खासकर गृहिणियाँ वगैरह सोती हैं, उन लोग को भी, और जो बच्चे हैं या जो और लोग भी हैं, बहुत सारे लोग का होता है कि ऑफिस 10 बजे का है तो भी 9-9:30 बजे सोकर उठते हैं क्योंकि रात में लेट नाइट सोते हैं, और अधिकतर सुकुमार प्रवृत्ति के होंगे और साथ में स्ट्रेस वाला बहुत हेतु होगा, तो उनको वात रक्त होता है। तो ये याद रखिएगा, ये हमारा क्या है, रक्तवात है। और वात रक्त में मेनली आप यूरिक एसिड वगैरह भी टेस्ट कराते हो, लेकिन चिकित्सा आप करो वात रक्त की तो मेन चिकित्सा जो है आपकी गिलोय जो होती है वो बेस्ट ड्रग ऑफ चॉइस है, वो हमारे चरक जी ने बताया है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, वात रक्त रक्तवात, रक्तवात हाइपरटेंशन को कहते हैं। तो उच्च रक्तचाप या जो है हाइपरटेंशन, और आपको पता है कि जब तक आपका स्फेग्नोमैनोमीटर नहीं था, बीपी मशीन नहीं था, तब तक हाइपरटेंशन वाली बीमारियां भी नहीं थी, मतलब कोई जानता ही नहीं था। आज भी क्या होता है, एक पेशेंट का बीपी ज़्यादा रहता है तो आप क्या करते हो, जब तक आपकी मशीन नहीं बताती आप नहीं मानते हो। हालांकि अगर बहुत सही से देखो तो जो लोग बहुत चिड़चिड़ करते हैं, ये हर बात पर गुस्सा आता है या हर बात पर बहुत तेज़ी से पैनिक होते हैं, वो सारे लोग हाई बीपी में आते हैं। ठीक है, लेकिन ये है कि हम वेरिफिकेशन के लिए अपने मशीन को लेते हैं। जैसे फीवर के लिए एक बंदा बोल रहा है कि मुझे अंग दर्द हो रहा है, मेरे को भूख नहीं लग रही है, मुंह कड़वा कड़वा है, तो हम नहीं मानते। हम क्या करते हैं कि जब थर्मामीटर में आ जाता है तब हम मानते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, आयुर्वेद के चिकित्सक होने के नाते अगर कोई पेशेंट ये कह रहा है कि मुझे अंग मर्द हो रहा है, मुंह कड़वा कड़वा है, बदन में दर्द बना हुआ है, थकान बहुत ज़्यादा लग रही है, भूख बहुत कम है, तो पक्का सी बात है ऐसे पेशेंट्स आपके पास आएंगे। आप उनसे ज़रूर पूछें, क्योंकि मेजॉरिटी लोग कहेंगे ना मुझे थकान लग रही है, बदन में दर्द है, तो तुरंत पूछो क्या भूख वगैरह भी कम लगती है पहले से। और हो सकता है कि ऐसे कई सारे पेशेंट्स बहुत काफ़ी टाइम से, उनको साल 6 महीने, या कई बार कुछ पेशेंट्स ऐसे भी आएंगे जो कहेंगे हमको कई सालों से भूख नहीं लग रही है, तो वहाँ पर आप ज्वर की चिकित्सा करेंगे तो आपको बहुत शानदार रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि देह इंद्रिय मनस्ताप जो प्रत्यात्म लक्षण है वो आपके ज्वर का है, तो ज्वर में ही ये चीज़ें होती हैं कि अंगमर्द होता है, गौरव होता है, आपकी भूख मर जाती है या भूख कम हो जाती है, मुंह का कड़वापन किसी भी तरह का हो सकता है, क्योंकि वात पित्त कफ के हिसाब से देखोगे तो वात वाला होगा, वात ज्वर का अलग मुंह का स्वाद होगा, पित्त ज्वर का अलग होगा, कफ ज्वर का अलग मुंह का स्वाद होगा। ठीक है, और क्या उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो कई बार क्या होता है मनस में भी ताप होता है, तो आप वहाँ पर भी सोचकर चिकित्सा करेंगे, तो उसमें ज्वर की चिकित्सा करेंगे तो आपको बहुत शानदार रिजल्ट आएंगे। या मॉडर्न में जिसको या आज की डेट में आयुर्वेद समझ लेते भाई हर जगह तो ग्रहणी दृष्टि है या हमें लीवर को ट्रीट करना है। ठीक,
लंघनदीपन पाचन उल्लंघन तो होता ही होता है। तो आज की डेट में मॉडर्न में बहुत सारी है, आप लोग डेपिन ओपिन जाने क्या क्या जानते हो दवाएं जो दे देते हैं, तुरंत सबलिंगुअली भी दे लेते हो, जिससे तुरंत मतलब बीपी आपके मशीन में कम हो जाता है, अंदर पूरा सिस्टम नहीं चेंज होता है। तो बड़ी सीधी सी बात है। तो उसमें हेतु क्या क्या है, एक तो स्ट्रेस हेतु है जो आज की डेट में हर इंसान मतलब थोक भर कर लेता है, चाहे हम हो चाहे आप हो, क्योंकि पॉजिटिविटी होती है या कुछ अच्छा होता है तो हम आप बड़े अच्छे से बड़े खुश हो जाते हैं। और जितना ही मतलब जो इंसान का मेंटल बैलेंस लेवल जितना खराब होता है, मतलब कि अगर हम अच्छा हुआ तो बहुत खुश हो गए, तो उसी तरीके से बुरा होगा तो हम बहुत परेशान भी हो जाएंगे। अगर हम साम्यावस्था में नहीं रह पाते हैं तो वहाँ पर स्ट्रेस बहुत बड़ा हेतु होता है। इसीलिए आपने देखा है कि जो WHO की भी डेफिनेशन है, वहाँ पर भी उन्होंने मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ तो था ही, तो फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल हेल्थ को दिया है। जैसे हमारे आयुर्वेद वाला था कि समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिय प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन स्वस्थिति भी देते हैं। तो समदोष भी होना चाहिए, दोष सारे साम्यावस्था में चाहिए। समदोष समाग्निश्च, हमारी सारी अग्नियाँ साम्यावस्था में, ऐसा नहीं सिर्फ जठराग्नि, आपकी भूताग्नि, आपकी धात्वाग्नि, सारी चीज़ साम्यावस्था में होना चाहिए। समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिया, और समय पर मल जो है, मल और मूत्र जो है, स्वेट है, जो भी जिस भी तरह के जहाँ के भी जो मल है उनका समय पर निष्कासन होना जरूरी है। और प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन, आत्मा, इंद्रिय और मन सभी प्रसन्न हो। हम सब क्या होता है, अगर आप बहुत सही से देखोगे बच्चा, अभी आप लोग कितनी तो एज है ही, एटलीस्ट की कुछ चीज़ें समझ सकते हो। बहुत सारे लोग ना एक चेहरे पर एक चेहरा लगा कर बैठे हुए हैं। मीन्स आपके सामने वाला बंदा हो सकता है ठीक नज़र आ रहा है, बट अंदर उसके एक चल रही है प्रोसेस, डायलॉग डिलीवरी चल रही, जो शिवानी जी जैसे कहते हैं। तो उसकी वजह से इंसान हमेशा एक परेशान हो। तो अंदर की जो डायलॉग डिलीवरी है वो चीज़ ना हो, उसके लिए अगर डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल जीते हैं तो वो डायलॉग डिलीवरी थोड़ी सी कम हो जाती है। इसीलिए मैं लोगों को हमेशा बोलती हूँ कि दुनिया के जो फालतू नशे हैं, चाहे अल्कोहल का नशा है, चाहे किसी और चीज़ का नशा है, उससे बेटर नशा होता है धर्म का नशा। अगर आप धर्म का नशा करते हो तो कम से कम आपके जो बिगड़ने के चांसेस होते हैं, मतलब हेल्थ वाइज की मैं बात कर रही हूँ, वो कम होते हैं। ठीक है, क्योंकि भक्ति योग अगर वाकई देखोगे तो भक्ति योग में परमात्मा भी मिलता है, और भक्ति योग में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। क्यों नहीं आती, उसके पीछे की बहुत सिंपल सा लॉजिक ये है कि जब कुछ अच्छा होता है तो आप परमात्मा का शुक्रिया अदा करते हो, और जब कुछ खराब भी होता है तो आप परमात्मा को बोलते हो कि भगवान तेरी रजा, बोलते हैं ना, जिसमें तेरी रजा है उसमें हमारी रजा है। तो जिस दिन हम इस तरह का माइंड सेट डेवलप कर लेते हैं कि परमात्मा की रजा में या कुदरत की रजा में हमारी मर्जी है, तो उस दिन ऐसा हो जाता है कि हमें किसी भी बात से बहुत ज़्यादा, हम क्या है ना, अपने इक्विलिब्रियम वाले लेवल से ना बहुत ऊपर उछड़ेंगे, और न ही जब हमारे साथ खराब होगा तो हम बहुत परेशान होंगे। तो उसमें हम एक साम्यावस्था या इक्विलिब्रियम की स्टेट मेंटेन कर लेते हैं। तो इस वजह से स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़रूरी होती है। हालांकि स्पिरिचुअलिटी का तो सिंपल सा मतलब होता है कि आप कुदरत की हर चीज़ से प्यार करिए। सिर्फ इंसान से प्यार नहीं करेगा, जितने पेड़ पौधे सारी चीज़ें हैं, वेदर इट इज़ लिविंग और नॉन लिविंग, आप सब चीज़ों से प्यार मोहब्बत करोगे, मतलब हर चीज़ को अच्छा सोचोगे, हर चीज़ के अंदर परमात्मा का अंश मानोगे। कहना बहुत आसान है, लेकिन अगर माइंडसेट बचपन से इन चीज़ों का रखा जाए तो डेवलप हो जाता है। तो धीरे धीरे इस माइंडसेट को डेवलप करना शुरू करिए, क्योंकि तभी क्या होगा ना, जब आपका पेशेंट आपके पास आएगा आप उसको बहुत इजीली देख पाओगे, उसकी आंखों को समझ पाओगे। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक बताऊँगी कि मेरे पास एक केस था, मतलब मेरी सोसाइटी की बंदी थी, और बहुत पहले की बात है, 2013-14 की बात है। मतलब मैं तब एलोपैथी में प्रैक्टिस करती थी। तो उन्होंने मेरे को बोला, वो होता है ना कि आयुर्वेद वालों को लोग तुरंत बोलते हैं भाई नब्ज़ देखिए। तो मैंने नब्ज़ देखी। तो नब्ज़ देखने से तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं लग रहा था, रियलिटी है उस वक्त, क्योंकि एलोपैथिक वाला दिमाग में चक्कर चला रहता है। तो नब्ज़ का मतलब तो उस वक्त इंसान इतना ही समझता है ना कि हम तो पल्स काउंट करेंगे। तो मैंने देखा उनको, तो उन्होंने कहा कुछ पता चला, तो मेरा नाम लेकर के ही बोला, क्योंकि मेरे से बड़े हैं काफ़ी, 10-15 साल एज में बड़े हैं। तो और उस वक्त तो ये नई नई जो स्मार्ट वॉचेस थी ना, तो उनके भी घर वाले US में रहते हैं, जानते हो आप, मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ, तो यहाँ पर हर परिवार से कोई न कोई 1-2 परिवार बाहर रहता ही रहता है, और हर जगह ऐसा होता है। मतलब इधर खास करके पंजाब में, चंडीगढ़ में, कनाडा में लोग रहते हैं, या US के और जगहों पर रहते हैं। तो उन्होंने स्मार्ट वॉच पहना हुआ था, वो मतलब दिखाने का कि देखो इसमें मेरा BP शो हो रहा है, इसमें मेरा पल्स शो हो रहा है, उनका ये हिसाब का था। तो मैंने उनको सिर्फ एक ही शब्द कहा था, मैं यहाँ पर आपको प्रेज़ करने के लिए अपनी नहीं बता रही हूँ, कि जब आप थोड़ा सा परमात्मा की भक्ति करते हो तो वाकई आपको सुकून मिलता है। मैंने, और मेरे से काफ़ी एज में बड़े थे, मतलब शायद मैं उनका पैर भी छूती थी मोस्ट वाली। तो मैंने उनसे इतना ही बोला था, मैंने कहा आपकी आंखें सब कुछ बताती हैं। उसके बाद मतलब उनकी नज़रें नीची हो गई थी। तो जब आप थोड़ा सा, मैं क्यों बता रही हूँ, पेशेंट को बड़े प्यार से और बड़े ध्यान से देखो,
जब आप बहुत ध्यान से देखोगे ना, ईगल आइज़ वाला जो वर्ड आप लोग सुनते हो कि डॉक्टर के लिए या चिकित्सक के लिए बहुत ज़रूरी होता है, रियलिटी है। जो आप पेशेंट को बहुत ध्यान से देखोगे ना, तो कई बार हो सकता है आप ये ना जज कर पाओ कि क्या गड़बड़ है, लेकिन आप ये जज कर जाओगे कि गड़बड़ है। जैसे मैं आपको बताऊँ, नवरात्रों में हमारी सोसाइटी में कीर्तन होते हैं तो मैं पक्का जाती हूँ जब मेरे पेशेंट्स नहीं रहते हैं, क्योंकि नॉर्मली आफ्टरनून में होता है और मेरे जो थेरेपी मैं मैक्सिमम आफ्टरनून टाइम में ही रखती हूँ। कुछ ही थेरेपी मैं शाम को रखती हूँ। तो एक बच्चा था, आज मैंने देखा 1.5-2 साल का, तो पता नहीं क्या मेरी नज़रें बार बार जाकर स्ट्राइक हो रही थी और मुझे मेंटल प्रॉब्लम उस बच्चे के साथ कुछ नज़र आ रहा था। हालांकि वो जो मोबाइल वाला ट्रॉमा दिखता है बच्चों में वो तो था ही, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही था। मैंने जैसा वीडियो में देखा था उसके साथ, उस बच्चे के साथ वैसे ही दिख रहा था। उसकी मदर से मुझे टाइम नहीं मिला, लेकिन मैं हो सकता है नेक्स्ट टाइम बात करूँ। तो मेरा कहने का मतलब है कि एक चिकित्सक की निगाहें बहुत ठीक होनी चाहिए, मीन्स बहुत प्यार से अपने पेशेंट को देखे, बड़े ध्यान से देखे, तो बहुत सारा उसके फेस में ही नज़र आ जाता है। अगर स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर होगा तो वहाँ पर भी नज़र आ जाएगा कि ये सामने से एक आवरण ओढ़ कर रखा है कि रियल में अंदर से खुश है ना। क्योंकि दिखावे की ज़िंदगी, आपको पता है हर पेशेंट आज की डेट में या हर लोग जीते हैं, तो दिखावे की ज़िंदगी की वजह से चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। ठीक है, तो मानसिक तनाव की जैसे मैंने बात किया, संक्षोभ है। संक्षोभ का मतलब होता है स्ट्रेस वाला, वही सिंपल सी बात है कि आप अपनी सराउंडिंग के साथ कोप अप नहीं कर पाते हो, तो दैट इज संक्षोभ है, स्ट्रेस। स्ट्रेस की मेन वजह क्या है, हम जहाँ पर हैं उस हमारा जो सराउंडिंग है, उस सराउंडिंग के साथ हम प्रॉपर एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे जिन लोगों को कब्ज रहता है, आपको पता है, उनको हाई बीपी की अधिकतर तकलीफ होती है। जिनको गैस बहुत ज़्यादा बनती है उनके साथ प्रॉब्लम होता है। जिनको एसिडिटी वगैरह होती है उनको होती है। जो लोग बहुत मोटे होते हैं, मेदो रोग में आपको पता है कि हार्ट को मान के चलते हुए बेचारा क्लेंच फिस्ट साइज भर का है, और हाँ आपने अपनी साइज तो दुगनी बढ़ा ली, तो वो थोड़ी अंदर बढ़ेगा। अंदर के तो कोई ऑर्गन के साथ परमात्मा ने ये चीज़ तो दे ही नहीं रखा है, ऑर्गन को तो बढ़ता ही नहीं साइज में। हम चाहे बाहर से चाहे जितना अपना सरफेस एरिया बढ़ा लें, तो उस वजह से भी प्रॉब्लम होती है। फैट डिपोजिशन वही हो गया, बहुत मोटे लोग हो गए, धमनी काठिन्य हो गया, जो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस है कि आर्टरीज की वॉल्स एक्चुअली हो गई, क्योंकि आपने ये पता है ना कि आर्टरीज की वॉल्स जो वॉल पर प्रेशर डाल रही हैं वही आपका ब्लड प्रेशर है। तो वॉल की जगह ही कम हो जाएगी तो ज़्यादा प्रेशर डालेंगे तो ये चीज़ें होगा। तो हाई बीपी के केस में स्ट्रेस का सबसे ज़्यादा हेतु मिलता है। हालांकि कभी भी कोई पेशेंट आए तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आप उसका स्ट्रेस पूछेंगे मॉडर्न वालों की तरह, आप उसका पूरा डाइजेशन ज़रूर पूछेंगे कि पेट साफ होता है कि नहीं साफ होता है, गैस बनती कि नहीं बनती, एसिडिटी होती है कि नहीं होती है, नींद उसको कैसी आती है, कितने बजे सोता है, कितने बजे उठता है। स्ट्रेस लेवल पर भी पूछ सकते हैं कि फाइनेंशियल स्ट्रेस है, किस तरह का स्ट्रेस है, क्योंकि एक डॉक्टर या चिकित्सक जो होता है वो बहुत बड़ा काउंसलर भी होता है, मेरा मानना है। तो आप अपने पेशेंट को कई सारे लेवल पर काउंसलिंग करेंगे तो आपकी मेडिसिन से ज़्यादा आपकी काउंसलिंग का इफेक्ट आता है, क्योंकि सामने वाले बंदे को अपनी बात समझ में आ जाती है। विद्या अर्थकरी जो होता है, लेकिन हर बात में पैसा मत सोचिए। कई बार कोई पेशेंट ऐसे भी ठीक होता है तो दूसरे पेशेंट को आपको लेकर आता है। ठीक है, तो उस मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आपके पेशेंट को आपको गाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हालांकि आपको पता है स्ट्रेस है तो भैया मानसिक सिस्टम है तो हम शिरोधारा करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे, तो आपको पता ही है पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से अगर अफोर्ड नहीं कर सकता तो इसको आप शिरो पीछू करवा भी सकते हो। मतलब सीधी सी बात बता दो, सिर्फ उसका जो भी ब्राह्मीघृत वगैरह से करा रहे हो तो उसका चार्ज आएगा। अदरवाइज शिरोधारा कराओगे, मान लो तक्र की शिरोधारा कराएंगे तब तो चलो ठीक है, लेकिन अगर तक्र से ऊपर की शिरोधारा कोई मेदघृत वगैरह से या तेल से कराओगे तब तो महंगा पड़ जाएगा ना। तो पेशेंट तो हर तरह के आएंगे हाई बीपी के लिए, तो दोनों तरह के पेशेंट को ठीक करना। नींद नहीं आती तो वहाँ पर भी देखिए क्या वजह है, क्या देर रात मोबाइल यूज़ करने की वजह से नींद नहीं आती है, क्या कुछ और स्ट्रेस के हेतु है, तो उन सारी चीज़ों पर भी आपको काउंसिल करने के लिए आपको हेतु पता होंगे, तभी देन यू कैन काउंसिल इट। ठीक है, तो ये चीज़ है। फिर उसके बाद होता है उच्च रक्तचाप के, आपको पता चल गया। उसके अलावा क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब निदान में देखोगे तो अपने यहाँ जो बोला गया ना मेन निदान का है प्रज्ञाप्रात परिणामश्च, ये वर्ड जो है तो वही है असत मंद्यांतर संगो, मतलब जो चीज़ हमें हमारी साथ में नहीं है उनको हम खाते पीते हैं, प्रज्ञाप्रात करते हैं, हमें पता है कि हमारे को ये चीज़ नुकसान करेगा, हमें देर रात नहीं जागना चाहिए, सुबह लेट नहीं उठना चाहिए, वही प्रज्ञाप्रात होता है। प्रज्ञाप्रात का मतलब कि आपको जानते हो उसके बावजूद आप गलत करते हो, जिसको सो कॉल्ड मैं कॉन्फ्लिक्ट करती हूँ। काल परिणाम मतलब वक्त के साथ भी होता है कि वक्त के साथ में मतलब आर्टरीज होंगी ही वो ठीक हो जाएंगी, या आर्टरीज के साथ में अंदर हार्डनिंग हो जाएगी वॉल्स की, तो इस तरह की चीज़ें। तो सुंदर प्रज्ञाप्रात और परिणाम आपने वर्ड अच्छी तरीके से जाना है। तो बहुत सारा बायोलॉजिकल वजह भी हो सकती है, बहुत सारी फिजिकल लेवल पर वजह हो सकती है, बहुत सारी मेंटल लेवल पर वजह हो सकती है, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होती है। तो रक्तगत वात व्याधि को वात दोष के नानात्मक जो रोगों में गिना गया है, इस बात को याद रखिएगा।
और कफ पित्तावृत व्यान वायु, ये भी चरक चिकित्सा 28 में देखेंगे ना, वहाँ पर आवृत वायु वाले बड़े सारे दे रखे हैं, तो वहाँ पर असरक्त और मेदा शादी रहते हुए दुष्यत प्रदान करती हैं। वैसे भी देखो पेशेंट जब आता है हाई बीपी का पेशेंट, अगर आपको ट्रीट करना है तो मैंने यूट्यूब पर अपने बहुत सारे वीडियो डाले हैं कि मर्म वाले पॉइंट्स वाले डाले हैं, हाई बीपी के केस में ताली कैसे बजाना वो डाला हुआ है, हाई बीपी के केस में आपको पता चंद्रवेदी प्राणायाम करेगा, भ्रामरी करेगा, ओम का उच्चारण करना है, शवासन करना है, मयूरासन करना है, तो बहुत सारे आसन प्राणायाम इस पर वाकई बहुत अच्छे काम करते हैं, वो सारी चीज़ कराइए, रूट कॉज को ट्रीट कराइए, आपका पेशेंट ठीक हो जाएगा। मैंने कई सारे पेशेंट ठीक करे हैं हाई बीपी की, चाहे जिनको टेलमिसार्टन के साथ और भी चीज़ें चल रही थी, एम्लोडेपिन डेपिन वो सब, प्लस कई बार क्या होता है लोगों के घर का माहौल भी काफ़ी सफोकेटिंग होता है, तो उस माहौल को भी उनको कोप अप कैसे करेंगे उसके लिए भी आपको काउंसल करना पड़ेगा, ठीक है। ओबेसिटी और लिपिड डिसऑर्डर्स वगैरह, ओबेसिटी वगैरह के केस में पक्का सी बात है आपको वेट लॉस कराना पड़ेगा, बहुत सारे प्राणायाम योगा एक्सरसाइज और इसमें भी होंगे। लिपिड डिसऑर्डर के केस में कुछ कुछ दवाएं बढ़िया से चला सकते हो, जैसे मेदोहर गुगुलू वगैरह भी बढ़िया काम करता है, बट लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। आर्थरोस्क्लेरोसिस के केस में, एथेरोस्क्लेरोसिस के केस में आप देखिए कि क्या परेशानी मतलब एज की वजह से है कि क्या ऐसे वजह है, तो अब ये सी बात है एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब धमनी काठिन्य हो रहा है, तो सर्टेन एज के बाद होता है, तो कई सारे हो सकता है कम एज के पेशेंट को इस तरह की चीज़ हो रहा है, तो आप वहाँ पर व्यवस्थापन दीजिए, भाई उनकी उम्र वहीं पर रोकिए तो वहाँ से भी फर्क पड़ जाएगा। तो इस तरीके से आप समझो कि एक हाई बीपी के पेशेंट के केस में व्यवस्थापन गण भी आप दे सकते हैं। और हमारे यहाँ एक हमारी बड़ी अच्छी चीज़ है आमल की व्यवस्थापना नाम, तो आमल की रसायन अगर हाई बीपी के पेशेंट को दोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। हालांकि मैंने पैल्पिटेशन के केस में आमल की रसायन को एसटी मधु के साथ यूज़ किया और बहुत ही शानदार बेहतरीन रिजल्ट रहा है, मतलब कोई फ्लॉ नहीं है, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। तो आप लोग भी अपने पेशेंट को, तो इस तरीके से मैं आपको जब पढ़ाती हूँ तो एक प्रैक्टिशनर की तरह इसीलिए पढ़ाती हूँ कि आप चीज़ों को ना कोरिलेट कर पाइए और समझ पाइए कि हाँ मैं इस चीज़ को दे रही हूँ, वरना कोई बोल देना कि मैंने तो व्यवस्थापन चलाया, तो आप सोचो कि व्यवस्थापन क्यों चलाया, तो व्यवस्थापन इसलिए चलाया कभी कभी किसी का एज प्रोसेस बहुत तेज़ी चल रहा है, तो बाहर से हम कुछ दिख रहे होते हैं। खास करके मैं आपको यहीं पर एक चीज़ और याद आ गई तो बता देती हूँ, जो लोग सेडेंट्री लाइफस्टाइल जीते हैं, खास करके बोला जाता है कि जो लोग अपने मसल से 1 ईयर काम नहीं लेते तो उनकी मसल्स 10 साल बूढ़ी हो जाती हैं। तो आज की डेट में हर इंसान के अंदर से जो बायोलॉजिकल एज है वो ज़्यादा है, क्योंकि फिजिकल लेबर तो लोग करते ही नहीं है। तो ऐसे लोग के लिए व्यवस्थापन चलाइए और अच्छे से उसको किसी फॉर्मेट में दीजिए और पैसा कमाइए, ठीक है। चलिए फिर बात कर रहे थे आहार में जो वजह है मेन अधिकतर आपको मिलेंगे हाई बीपी के केस में, वो कफवर्धक और मेदोवर्धक आहार विहार मिलेंगे। और व्यायाम नहीं करेंगे, स्ट्रेस वगैरह लेने की बहुत ज़्यादा आदत रहेगी, अपनी सराउंडिंग के साथ कोप अप नहीं कर पाएंगे, तो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मैं सोचूं तो ऐसे लोग का मन बहुत खराब होगा, चंद्रमा मन से हो जाता है, मन जो है तो कुंडली में अगर देख लोगे तो चंद्रमा पीड़ित होगा, तो उसके भी कराने की आपको उपाय जरूरत पड़ेगी। सिंपल लैंग्वेज में आप समझते हैं तो लोगों को ये समझाओ कि भाई पानी है, दूध है, खाना है, इन सब चीज़ों को नहीं बर्बाद करो। मैंने पर्सनली लाइफ में देखा है कि जिन लोगों के घरों में पानी की बर्बादी होती है, किसी भी वजह से दूध बर्बाद होता है या दूध को बार बार फाड़ कर लोग पनीर बनाते हैं, या जिन घरों में खाना बहुत खराब होता है वहाँ पर भी लोगों का चंद्रमा पीड़ित होता है, क्योंकि जब मन खराब रहेगा तो हाई बीपी और दुनिया भर की सारी बीमारियां होंगी। तो छोटी छोटी चीज़ें आप ऐसे ही बता सकते हो अपने पेशेंट्स को। तो इन सब चीज़ों से मेदोदोष वृद्धि होगी, धमनी जो काठिन्य होगा, धमनी प्रतिचय, तो उसकी वजह से रस संवहन में प्रॉब्लम आएगी, रस संवहन ठीक नहीं होगा तो हाई बीपी की प्रॉब्लम आएगी। दैट इज नोन एज रक्तगत वात। तो याद रखिएगा, क्योंकि आपके पास 2 वर्ड है, एक वात रक्त है, एक रक्तवात है। तो रक्तगत वात और वात रक्त में दोनों फर्क है, तो प्लीज़ इस बात का ख्याल रखिए। हमारे यहाँ चिकित्सा का मेन सूत्र होता है संक्षेपता क्रिया योग निदान परिवर्जनम। तो निदान परिवर्जन मेन कराएंगे, स्ट्रेस किस वजह से उस हेतु को हटाने की कोशिश करेंगे। इसी पर मैं बताऊँ, मेरे एक पेशेंट थे जिनको लाइफ लॉन्ग ये प्रॉब्लम थी, लाइफ लॉन्ग मतलब जब तक उन्होंने जॉब किया था, तो जब उन्होंने जॉब छोड़ा था तो उनकी डिप्रेशन की मेडिसिन चली गई थी, और मेरे पास जब आए तो मैंने फिर योगा प्राणायाम से उनका बीपी का भी मेडिसिन काफ़ी कम कराया था। फिर उसका बीच बीच में उनके घर में भी चूँकि काफ़ी स्ट्रेस चलता रहता है, नहीं कोप अप को लोग कर पाते हैं, तो मैं ऐसे लोग को बोलती हूँ कि प्लीज़ शिवानी जी को सुनो, और शिवानी जी के वजह से सोचोगे तो उनका सोचने का तरीका अलग होता है, तो दिमाग थोड़ा सा शांत होता है, ठीक है। और रक्तचाप वर्धक आहार विहार जैसे है, ऐसे पेशेंट्स को आपको पता ही मॉडर्न वाले भी कराते हैं। हालांकि आयुर्वेद में तो नहीं, नेचुरोपैथी में सीधा है, चाहे आपका हाई बीपी का पेशेंट हो चाहे आपका लो बीपी का पेशेंट हो, दोनों में चूँकि हार्ट के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, तो आपको क्या करना है, पेशेंट का सॉल्ट अगर बंद कराते हो तो तुरंत रिजल्ट आता है। तो हाई बीपी के केस में आप ये बोलिए कच्चा नमक नहीं खाना है, अचार चटनी ये सब जो बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें खाते हैं वो सब सारी चीज़ें बंद कराइए। कच्चा
कच्चा किसी भी फॉर्मेट में, तो चाहे आपका बिस्किट है, नमकीन है, सैलड है, मतलब सैलड में कुछ लोग डालकर खाते हैं, कुछ लोग फ्रूट्स में नमक डालकर खाते हैं, तो जितना कच्चा नमक का इंटेक है वो सब सारा बंद कराइए। खाने में भी नमक कम कराइए। और भी देख लीजिए क्या दिन भर पेशेंट की आदत है जितनी बार खाना खाता है सिर्फ सॉल्ट वाले आइटम ही खाता है क्या, तो वहाँ पर भी एक टाइम का खाना बंद कराइए, मतलब नमक वाली चीज़ बंद कराई। जैसे मैं बताऊँ, हमारे रिलेशन के किसी को ये प्रॉब्लम थी, बहुत साल पहले की बात है, मेरे ख्याल से 20 साल पहले की, तो मैंने उसको गाइड किया कि प्लीज़ इनका एक टाइम का खाना बंद करा दो, मतलब जिसमें दाल सब्जी नहीं होना चाहिए। तो उस दिन के बाद से उन्होंने एक टाइम दाल रोटी, मतलब दूध रोटी और दही रोटी इस तरीके से अकॉर्डिंग टू सीज़न खाना शुरू किया। तो उनको तब से बहुत गुस्सा कम आता है, सॉल्ट उन्होंने इंटेक उनका कम करवा दिया, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे हेल्थ वाइज तो नहीं दिखाई देता है कुछ भी इशू, लेकिन हाँ उनके गुस्से में वाकई बहुत फ़र्क पड़ा, क्योंकि हमारे यहाँ आयुर्वेद का कंसेप्ट है क्रोधात पित्तम, ठीक है। तो जो लोग, हाँ एक हेतु और मिलता है, जो लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं उनका भी बीपी ज़्यादा रहता है। तो आप ये ज़रूर मरीज से पूछे कि आपको गुस्सा ज़्यादा आती है, क्योंकि कई बार हम ये सोचते हैं ना कि बीपी ज़्यादा इसलिए गुस्सा आ रहा है, बट जो लोग गुस्सा करते हैं उसकी वजह से बीपी आता है, क्योंकि हमारे आयुर्वेद का कंसेप्ट क्रोधात पित्तम है, पित्तात क्रोधम नहीं है, ठीक है। तो इस वर्ड को समझने की कोशिश करें, तो वहाँ पर भी आपको काउंसलिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी। आहार व्यवस्था में जो है कफ मेद वर्धक आहार विहार जो होते हैं, वसा व लवण का पूरा परित्याग कराएंगे। अब वसा का मतलब होता है कि नॉनवेज वगैरह बंद कराइए, जो नॉनवेज वगैरह खाने को ज़्यादा वो है तो मांसारस वगैरह का सेवन कराना अलग चीज़ होती है, लेकिन जिस फॉर्मेट में नॉनवेज लोग खाते हैं वो सब बंद कराइए। और घी वगैरह हम लोग खिलाते हैं, हमारे आयुर्वेद का जैसा कंसेप्ट सब वैसा खिलाइए। बहुत रुक्षता आ जाएगी तो बहुत तकलीफ हो जाएगी, बट अकॉर्डिंग टू पाचन क्षमता, लंघन दीपन पाचन लोमन वाला सिस्टम से ट्रीटमेंट करेंगे। विहार व्यवस्था में क्या है कि भाई स्वस्थ वृत्त का सदवृत्त का पालन करना है, कि रात में जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, थोड़ा बहुत वॉक करना, प्राणायाम योगा एक्सरसाइज ये सब चीज़ें करना। आचार और लाइफस्टाइल का क्या है एग्जैक्ट रिलेशन जो है, जैसा आहार विहार होना चाहिए, जैसा आचार विचार होना चाहिए, वो चीज़ें करिए। और सदवृत्त तो अपने सेंटर पर लिख कर रखिए, पेशेंट को फोटोकॉपी भेज दो उसको, देखो भाई हमारा आयुर्वेद ये कहता है, इस तरह के सदवृत्त का पालन करने की कोशिश करिए। मैंडेटरी मत बनाइए, मतलब कि बहुत ज़्यादा फोर्सफुली किसी चीज़ को पालन नहीं करना है, सहजता और सरलता से करना है। जैसे मान लो उसमें 50 चीज़ें हैं, तो शुरुआत की 5 चीज़ों से शुरू करो, इंसान को फ़र्क पता चलने लगता है, धीरे धीरे और भी चीज़ों को करता जाता है। लेकिन बहुत फोर्सफुली भी कई सारे पेशेंट्स नहीं कर पाते। कुछ लोग बोलो चलो आपको इसमें से जितना जितना आप कर सकते हो उतना आराम आराम से करो, तो जब उसको फ़ायदा नज़र आने लगेगा ना, वो खुद ब खुद करने लगेगा। जैसे मैंने आपको बताया ना कि जब मैंने बताया था किसी को कि प्लीज़ सॉल्ट का वो करें, तो मैं खुद पढ़ती थी, बट उन्होंने किया और वाकई उतना शानदार रिजल्ट है कि आज तक वो लोग मेरा एहसान मंद रहते हैं। कि क्योंकि वाइफ को मैंने बताया था तो वाइफ बहुत खुश रहती कि चलो अब हस्बैंड को गुस्सा नहीं आता है। तो ये बात याद रखिए कि सिर्फ एक सॉल्ट से इतना फ़र्क पड़ा था। फिर है व्यायाम में सहज और विश्रांतिकर जितने व्यायाम होते हैं, जैसे आपका शवासन वगैरह है, सब सारी चीज़ें बहुत बढ़िया काम करता है। आप भ्रामरी करवाइए, आप ओम का उच्चारण कराइए, आप शीतली है, शीतकारी है, चंद्रभेदी प्राणायाम है, तल हृदय मर्म का स्टिमुलेशन है, ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा, हृदय मुद्रा, हस्तबद्ध वक्ष मुद्रा जो है, ये सब सारी मुद्राएं कराएं। तो इस तरह की सारी चीज़ें, और वॉक वगैरह होना चाहिए तो फिर आराम आता है। अगर धमनी काठिन्य वगैरह होगा तो उसमें भी उस तरीके से व्यायाम वगैरह करेंगे तो रिजल्ट आ जाएंगे, ठीक है। तो यम नियम देखे, शवासन है, मकरासन इन्होंने लिखा हुआ, तो मकरासन होता है ना बैठ करके ऐसे, तो मैं एक दिन डाल दूंगी मकरासन का वीडियो, तो आप लोग देख लीजिएगा। हालांकि मैं वीडियो भी अपने उस पर डाल रही हूँ। और उसके बाद में संशोधन कर्म में इन्होंने एक चीज़ दिखाया है, लेखन बस्ती का। हालांकि मैंने अभी तक हाई बीपी के पेशेंट में लेखन बस्ती नहीं यूज़ किया है, क्योंकि जब मेरे पास पहले मैं इस तरह के पेशेंट्स आते थे तो नॉर्मली मैं संसमन चिकित्सा करती थी। अब मैं आगे कोई इस तरह का पेशेंट आएगा, खासकर जो मोटा रहेगा लेखन बस्ती, तो हम वही यूज़ कर सकते हैं, तो मैं लेखन बस्ती यूज़ करेंगी। और वचादी लेखन बस्ती है, ठीक है। तो वचादी लेखन बस्ती जब मैं अगर करूँगी तो उसके जो रिजल्ट आएंगे तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि नॉर्मली मैंने हाई बीपी के केस में जितनी चीज़ें आपको बताई वो सब कराया, और हॉट फूड बाथ वगैरह इस तरह की चीज़ें कराई हुई हैं। मीन्स नेचुरोपैथी का ज़्यादा ट्रीटमेंट यूज़ किया थेरेपी पार्ट में, और साथ में योगा प्राणायाम वाले पार्ट को मैंने ज़्यादा यूज़ किया। अभी उस दिन मैंने एक वीडियो डाला तो उसमें ताली बजाने का तरीका भी हाई बीपी के पेशेंट को कैसे है, तो ये सारी चीज़ें आप कराओ। और मैं सच्चाई बता दे रही हूँ, आप करा कर देखिए। उस दिन भी मैंने साइंस स्टेशन में आपको बताया था, एक पेशेंट थी दूर दराज की थी, उनको भी बहुत शानदार रिजल्ट मिले हैं, और पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी अच्छी है और रिजल्ट जल्दी लाना। तो लेखन बस्ती कराओ। और शिरोधारा तो हर कोई जानता है, कुछ नहीं समझ में आता तक्र शिरोधारा करा दो, तक्र में आमलकी डालकर करा दो, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा।
सर्पगंधा घनबटी इन्होंने लिखा, सर्पगंधा घनबटी मैंने यूज़ किया है, बट मैं आपको यहीं पर बता दूं सर्पगंधा घनबटी बहुत लंबा मत यूज़ करिएगा। 15 डेज से ऊपर तो नहीं यूज़ किया जाता है, हमेशा गैप दिया जाता है और बहुत लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होती है, क्योंकि सर्पगंधा घनबटी का एक प्रॉब्लम आता है, इन द केस ऑफ मेल ध्वजभंग का कारण बनता है। ठीक है, तो इसलिए सर्पगंधा घनबटी कभी ये मत सोचिए कि रामबाण औषधि है, लिख दिया बीपी कम करने के लिए तो मैं इसको जितना चाहे लंबा चला लूँगा। सबसे ज़्यादा लंबा चलाने में प्राणायाम, योगा, ये सब सारी चीज़ें करवाइए और पेशेंट के रूट कॉज को ट्रीट करने की कोशिश करिए। सर्पगंधा घनबटी भी हमारे डेपिन ओपिन की तरह काम करती है, तुरंत तुरंत तो आराम आता है। वो 15 दिन 20 दिन चला दोगे, पेशेंट को बड़ा अच्छा लगता है। मुझे आज भी याद है 2013 में एक पेशेंट को चलाया, वो 15 दिन बाद आकर करा मुझे ये दवा फिर से चाहिए, तो मैंने सिर्फ इसीलिए नहीं चलाई थी क्योंकि मैंने तो सिर्फ इतना पढ़ा हुआ था कि इसका ये रिजल्ट आता है, ध्वजभंग वगैरह वाला प्रॉब्लम फंसता है। क्योंकि लेकिन लोगों ने का मतलब होता है ना, लोग यूज़ करते हैं, हर पेशेंट को हम बताते नहीं हैं, बट आप अपने प्रैक्टिशनर हो तो आपको पता होना चाहिए सर्पगंधा घनबटी के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह भी होते हैं। ठीक है, अश्वगंधा चूर्ण बहुत बढ़िया काम करता है क्योंकि मसल लेवल पर अच्छा काम करता है, और सबसे बड़ी बात है कि आपके नर्व्स को सूदिंग इफेक्ट देता है, तो और बहुत बढ़िया नींद आती है। तो मैं तो अश्वगंधा रिस्ट वगैरह यूज़ करती हूँ, आप अश्वगंधा चूर्ण भी यूज़ कर सकते हो, अश्वगंधा क्षीरपाक भी यूज़ कर सकते हो। अश्वगंधा क्षीरपाक का एक ड्रॉबैक है, उसका स्वाद बड़ा मतलब पैलेटेबिलिटी अच्छी नहीं है, तो पेशेंट लंबा नहीं ले पाता है, ये पहले से जान लो। नहीं तो बहुत बढ़िया से सोचते हैं अश्वगंधा तो बड़ा अच्छा है, विटानिया सोमनिफेरा सोलोनेसी वाला, तो आपको दिमाग में रहता है बहुत बढ़िया बढ़िया है भाई, पैलेटेबिलिटी अच्छी नहीं होगी तो पेशेंट लंबा ले नहीं पाएगा, तो इस बात को याद रखिएगा। जटामांसी चूर्ण आप दे सकते हो, जटामांसी चूर्ण भी बहुत लंबा नहीं चलाया जाता है, मतलब सालों तक चलाने वाली दवा नहीं है, इस बात को याद रखिए। हम वैसे भी हमारे आयुर्वेद में कोई दवा लॉन्ग टर्म नहीं दी जाती है, औषधि और आहार में यही फ़र्क होता है। ठीक है, लेकिन कुछ टाइम के लिए देते हो तो बहुत बढ़िया होती है। चंद्रकला रस दे सकते हैं आप, प्रवाल पिस्ट्री दे सकते हैं आप, मुक्ता शुक्ति दे सकते हो, मेधावटी आती है पतंजलि की, वो यूज़ कर सकते हो। HT कॉट आता है आयुर्वेद वैद्यशाला की, जो है आर्य वैद्यशाला वालों का HT कॉट आता है, और भी बहुत सारी इस तरीके से हैं, मेधावटी, मुक्तावटी, इस तरह के जो भी हैं कूलिंग इफेक्ट वाली बहुत सारी मेडिसिन आप यूज कर सकते हैं। तो डिपेंड ऑन द सिचुएशन होता है, बट मेरा यही होता है कि रूट कॉज पता करिए, उसके अकॉर्डिंग ट्रीट करिए। उसके अलावा इन्होंने हृदयाघात, CHF और क्रोनिक हार्ट फेल्योर वगैरह के केस में पुनर्नवा, मंडूर, करवीर योग, शोधपरपटी, प्रभाकर वटी या प्रभाकर रस इन्होंने लिखा हुआ है, उसको यूज़ किया है। ये मेरा CHF वगैरह के पेशेंट्स मैंने अभी ट्रीट नहीं करे हैं, तो उसके केस में मैं कमेंट नहीं कर सकती हूँ, बट नॉर्मल हाई BP के पेशेंट्स को अगर प्रॉपर हिस्ट्री लीजिए और उसके बाद मेडिसिन चलाइए, मीन्स दीपन पाचन उल्लोमन कराइए और साथ में प्राणायाम योगा पर अच्छे से रखिए, तो रिजल्ट आ जाते हैं। शुरुआत में आप सर्पगंधा घनबटी वगैरह चला सकते हैं, 1 टैबलेट BD डोज में चलाइए और उनकी दिनचर्या ठीक करिए तो पेशेंट ठीक हो जाता है। ऐसा नहीं है इनक्योरेबल होता है, इनक्योरेबल उन्हीं पेशेंट्स का होता है जो बहुत ज़्यादा हाई लगाए रहते हैं और ये सब सारी चीज़ें करते रहते हैं। चलिए, अब आप लोग बताइए, कोई क्वेरी हो आप लोग की तो बताएं। मैम स्टोल ज्यादा लोअर आ रहा है तो वो भी कंट्रोल किया जा सकता है मैम? सिस्टोल सही है, डायस्टोल ज़्यादा आ रहा है। कभी भी आपको एक चीज़ डायस्टोल ठीक है, डायस्टोल कम आ रहा है। यहाँ पर आप सिंपल सा समझ लो कि अगर डायस्टोल ज़्यादा है चाहे डायस्टोल कम है, दोनों में ही हार्ट में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो आप वहाँ पर सबसे पहले वजह निकाला पेशेंट का कि क्या वजह निकला? मैम अभी तो वजह तो ज्यादा स्ट्रेस मतलब उसे थोड़ा वैसी प्रॉब्लम रहती है, मेंटली प्रॉब्लम रहती है मैम। हाँ, तो स्ट्रेस को तो कवर करना पड़ेगा ना, ये ऐसे सारे केस में स्ट्रेस ही वजह नजर आएगा जिनका फ्लक्चुएटिंग BP होता है, क्योंकि जैसे किसी का कभी हाई BP रहता है, कभी लो BP रहता है। तो मैं अपने सेंटर पर शुरुआत में जब योगा कराती थी तो मैं कभी चंद्रभेदी या सूर्यभेदी नहीं कराती थी। क्यों? जिनका फ्लक्चुएटिंग BP है, अब आपको थोड़ी पता, पेशेंट को भले उस वक्त पता होता है, या तो रोज योगा करने से पहले अपना नापे, तो वहाँ पर वो अनुलोम विलोम करे, क्योंकि अनुलोम विलोम से सस्टेन रहता है। तो हाई BP है तो भी हाई BP पर मेंटेन रहेगा, लो BP है तो लो BP पर मेंटेन रहेगा। अब मान लो हाई BP है और उसी में मैंने सूर्यभेदी करा दिया लो BP समझ करके, तो और प्रॉब्लम हो जाएगा। या लो BP है मैं जानती हूँ और मैंने उल्टा पुल्टा करा दिया तो वो भी प्रॉब्लम आ जाएगी, है ना। तो वहाँ पर आप स्ट्रेस को ठीक करिए और डाइजेशन लेवल पर देखो पेशेंट की क्या प्रॉब्लम है। तो स्ट्रेस लेवल पर आप काम करने के लिए आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप करवा सकते हो, जैसे आपका भ्रामरी करा सकते हो, आप शवासन करा सकते हो, आप ओम का उच्चारण करवा सकते हैं, और आप ये जो मयूरासन वगैरह करा सकते हो, गोमुखासन वगैरह है, तो आसन प्राणायाम उसमें बहुत बढ़िया काम करते हैं। और साथ में उनको कुछ बढ़िया सा सोने के लिए दो, जैसे मानस मित्र वटिका दे सकते हो,
मृदावटी से भी अच्छी नींद आती है। और सारस्वता रिस्ट वगैरह है, जैसे जो लोग बुद्धि का काम ज़्यादा करते हैं तो उनको सारस्वता रिस्ट देना चाहिए। और जो लोग बहुत हाइपर होते हैं तो उनको ब्राह्मी वटी वगैरह देना चाहिए। जैसे कोई इंसान बहुत मतलब बहुत हाई रहता है हमेशा, मतलब पैनिक सा रहता है, तो उसको ब्राह्मी वटी दीजिए, वो डाउन करती है। और जो पेशेंट बड़ा लो सा फील करता है उसको वचा का कोई कॉम्बो दे सकते हैं या वचा चूर्ण दे सकते हैं, बट वचा चूर्ण बहुत लंबा नहीं चलाया जाता और थोड़ा लो डोज में चलाया जाता है। इस बात का हमेशा ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो आपको स्ट्रेस को उसके देखना पड़ेगा और दीपन पाचन अनुलोमन मतलब डाइजेशन के लेवल पर कहाँ इशू है उसको ठीक करना पड़ेगा। और जब भी इस तरह का पेशेंट आपके पास आता है तो मैं तो हमेशा ये कहूँगी, ईसीजी में तुरंत की फाइंडिंग आती है तो रेयर ही ठीक आता है, एक इको 2D करा लो, देख लो वहाँ क्या तकलीफ है। अदरवाइज फिर उसके बाद में आप प्रभाकर वटी वगैरह दे सकते हो, आप बृहत्वाद चिंतामणि रस दे सकते हो, पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी जैसी हो। नहीं तो दशमूल काढ़े की बस्ती दे दो और धनवंतर तेल की बस्ती दे दो, ठीक है। बट रूट कॉज को आपको देखना पड़ेगा, उसको ठीक करना पड़ेगा, पेशेंट ठीक हो जाएगा, ठीक है बच्चे। ओके मैम। और किसी की कोई क्वेरी? मैंने दिया है दशमूल काढ़ा और धनवंतर तेल, वाकई बहुत बढ़िया रिजल्ट आते हैं। मतलब जैसे LHF वगैरह है, लेफ्ट पेंटिकुलर हाइपरट्रॉफी है, LBF वगैरह में भी बहुत बढ़िया शानदार रिजल्ट है। और बट पेशेंट के साथ एक ही शर्त है, भिषक वैसे होना चाहिए, मतलब 8 निरोगी भिषक वैसे होना चाहिए। ये ना हो कि आप पेशेंट के हिसाब से चलिए। और प्रॉपर केस टेकिंग किया करिए। आप लोग एक दिन बनाइए तो मैं आप लोग को बताती हूँ केस टेकिंग कैसे करते हैं, तो अपने पेशेंट्स को वैसे ट्रीट करिए, मतलब केस टेकिंग करिए तो अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो आज हाई बीपी, ओके, तो हाई बीपी का आज कंप्लीट